गुड इवनिंग क्लास। सो आज शुरू करते हैं बिलासपुर की हिस्ट्री के बारे में। और याद रखिएगा, जो भी हमारे पास हिस्ट्री रहेगी किसी भी पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की, किसी भी पर्टिकुलर जो हम सर्वे पढ़ेंगे डिस्ट्रिक्ट्स का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी पर्टिकुलर अंडरस्टैंडिंग के लिए। और ऑलरेडी मैंने आपको आई थिंक ऑलरेडी जो हमारे पास प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स थे उनमें ऑलरेडी आपको क्लियर कर दिया गया था कि जो भी लेक्चर्स रहेंगे वो लेक्चर्स कहीं ना कहीं एचपी की हिस्ट्री के साथ लिंक उनका रहेगा। तो इसलिए इन लेक्चर्स को ढंग से सुनिएगा। सारे के सारे जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे उन सभी के लिंक्स भी मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से चीजों को आप याद रखिए, क्योंकि अदरवाइज एचपी की जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा कंफ्यूजिंग जो है नामों को लेके हो जाती है। ठीक है, तो मैं आपको ट्रिक्स भी बताऊंगा, कुछ कीवर्ड्स बताऊंगा, कुछ फ्रेजेस बताऊंगा जिसकी वजह से आपको ये चीजें जो है वो इजीली याद हो सकें और इजीली आप इनको रिकॉल एग्जामिनेशन में कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल इस साल जब हमने पिछले साल के लेक्चर में बात करी थी तो हमारे पास एग्जामिनेशन में दीपचंद को लेके क्वेश्चन आया था। और दीपचंद का जो कंट्रीब्यूशन था बिलासपुर की हिस्ट्री में वो ये था कि उन्होंने कैपिटल जो थी वो सुहानी से व्यास गुफा को ट्रांसफर करी थी। और व्यास गुफा मैंने आपको तब बताया था कि जहां पे आज का मॉडर्न बिलासपुर है उसे कहा जाता था व्यास गुफा, जो कि सबमर्ज हो चुकी है। तो आपको इस तरह से याद रखना है इस पर्टिकुलर इंस्टेंस को कि दीपचंद ने जहां पे अपनी कैपिटल ट्रांसफर करी वो सारी की सारी कैपिटल जो थी वो पानी में डिप हो गई। ठीक है, तो इस तरह से यू कैन रिमेंबर। ऐसे कई फ्रेजेस मैं आपको बिलासपुर की हिस्ट्री में दूंगा जहां से आपको चीजें जो हैं वो एकदम से पेपर में रिकॉल होंगी। अदरवाइज नाम बहुत ज्यादा है बिलासपुर, और खासकर जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट का सर्वे है। और पहले तो ऐसा होता था कि जो क्वेश्चन आते थे वो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से नहीं आते थे, अब डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल के भीतर तक एचपीपीएससी जो है वो क्वेश्चन पूछने लगा है। तो इसलिए हमें हर पार्ट पे, हर एंगल से इन सभी प्रेपरेशन को पूरे ढंग से करना पड़ेगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं बिलासपुर के बारे में। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो आई होप यू रिमेंबर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर और बेसिक जो बैकग्राउंड है ऑलरेडी हमने इसका पढ़ रखा है। 1 जुलाई 1954 को इसे एचपी में मिलाया गया। उसके बाद ये उससे पहले पारसी स्टेट था। एचपी के साथ इसका मर्जर 1 जुलाई 1954 को हुआ। तो अब मुझे एक बात बताइए कि बिलासपुर जो है वो ओल्ड हिमाचल का पार्ट बनेगा या न्यू हिमाचल का पार्ट बनेगा? क्योंकि ये क्वेश्चन आई ऑलवेज थॉट कि बहुत से लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। दे डू नॉट एबल टू कंटेम्पलेट कि बिलासपुर ओल्ड का बनेगा या न्यू का बनेगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, बिलासपुर जो बनेगा वो ओल्ड हिमाचल का पार्ट बनेगा। न्यू हिमाचल का जो पार्ट बनेगा, जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे साथ 1966 में मर्ज होंगी, सिर्फ उन्हीं डिस्ट्रिक्ट्स को न्यू हिमाचल का पार्ट कहा जाएगा। ऑलरेडी हमने ये चीजें पढ़ी हैं। तो शुरू करते हैं। अगर हम बिलासपुर की बात करें तो हमारे पास जो एरिया बिलासपुर का पड़ता है, लेंथ वाइज अगर हम बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 45 किलोमीटर ऑन एवरेज बोथ साइड्स को। एक बार मैप देखिएगा, मैप ऑलरेडी आपको प्रोवाइडेड है। मैप में देखिएगा कि कौन कौन सी जगहें जो हैं वो बिलासपुर के आसपास आपको देखने को मिलेंगी। अब इसके साथ अगर मैं आपसे एक और सवाल पूछूं, मुझे ये बताइए क्या धौलाधार जो रेंज हमारे पास है या जो ग्रेट हिमालयन रेंज हमारे पास है वो बिलासपुर से पास करेगी या नहीं करेगी? अगर आपने पहला लेक्चर, मैप वाला लेक्चर अटेंड करा है तो यू कैन श्योरली से कि ना तो धौलाधार और ना ही ग्रेट हिमालयन रेंज यहां से पास करेगी। ठीक है, दोनों रेंजेस बिलासपुर के नदर्न डायरेक्शन में पड़ेंगे और सदर्न डायरेक्शन में बिलासपुर अकेला ही हमारे पास रहेगा। अब एक बात का ध्यान रखिएगा, शिवालिक रेंज ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि शिवालिक रेंज जहां जहां से पास करेगी वहां वहां पे आपको ऑलमोस्ट सब ट्रॉपिकल टाइप का टेम्परेचर आपको देखने को मिलेगा। और जब हम सब ट्रॉपिकल टाइप का टेम्परेचर या जो वेजिटेशन देखने की बात करते हैं तो वहां पे आई थिंक दो चीजें आप इजीली गैस कर सकते हैं। हमेशा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास सब ट्रॉपिकल की बात हो तो टेम्परेचर और रेनफॉल दो चीजों पे ही किसी जगह का जो एनवायरमेंट है या उस जगह का जो हमारे पास मॉनसून और रेनफॉल की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो उन जगहों पे डिसाइड की जाती है। तो बिलासपुर में जब हम सब ट्रॉपिकल की बात करते हैं तो इसका मतलब ट्रॉपिकल टेम्परेचर्स और रेनफॉल, वहां पे ट्रॉपिकल जो हमारे पास रीजन है जहां पे बहुत ज्यादा रेनफॉल होती है उससे थोड़ी रेनफॉल कम, और जहां पे बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है उससे थोड़ा टेम्परेचर कम। ठीक है, दैट इज सब ट्रॉपिकल। तो बिलासपुर में आपको थोड़ी रेनफॉल जो है वो ट्रॉपिकल के मुकाबले थोड़ी कम देखने को मिलेगी। और ऑलरेडी हमने ज्योग्राफी में पढ़ा था कि ट्रॉपिकल एरिया जो है वहां पे रेनफॉल
exceeds up till from 150 सेंटीमीटर विद इन अ पर्टिकुलर ईयर। तो इस बेसिस पे चीजों को लिंक करने की कोशिश करिए। ऑल्दो ये डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल में नहीं है, बट जिस तरह से एचपीएफ क्वेश्चन पूछ रहा है रिलेटिविटी के बेसिस पे, तो आपको ये सारी चीजें पता होनी चाहिए कि बिलासपुर कहाँ जैसे एग्जिस्ट करता है, बिलासपुर में किस तरह का आपको फिजियोग्राफिकल फीचर्स जो हैं वो देखने को मिलेंगे, और कितना रेनफॉल या किस तरह का टेम्परेचर या जो हमारे पास रेनफॉल और टेम्परेचर वहां पे एग्जिस्ट करेगा वो किस तरह का रहेगा। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें आपको खुद लर्न करनी पड़ेंगी, अदरवाइज ये चीजें आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगी। आप सारी बुक पढ़ लीजिए, तब भी you will not be able to do you can say to find the correct answer in the examination। तो पहले बात करते हैं सतलुज वैली की। सतलुज वैली आई होप यू नो, वैलीज हमने पहले भी पढ़ी थी। सतलुज वैली वैसे तो शुरू होती है किन्नौर के पास से, पर जब हम बिलासपुर की सतलुज वैली की बात करें तो बिलासपुर की सतलुज वैली जो है वो एंटर करती है नायला विलेज एंटर करती है कसोल विलेज के पास। याद रखिएगा, एक कसोल हमारे पास बिलासपुर में भी है, तो उस कसोल विलेज के पास एंटर करके वो कहां पे आउट कर जाएगी बिलासपुर को, नायला विलेज के पास। अब ये जहां जहां से फ्लो करेगी वो सारी वैली को क्या कहा जाएगा, सतलुज वैली। दूसरा जो हमारे पास है वो है चानूतो वैली। चानूतो वैली जो है वो है सबसे फर्टाइल वैली बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की। याद रखिएगा, सतलुज वैली सबसे फर्टाइल नहीं है, चानूतो वैली सबसे फर्टाइल वैली हमारे पास रहेगी, और ये आपको वैली देखने को मिलती है भाखड़ा डैम के आसपास। उसके बाद हमारे पास है दानवी। अच्छा, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा चानूतो वैली और सतलुज वैली को, क्योंकि सतलुज जो रिवर है उसी पे ही भाखड़ा डैम जो है वो बना है। ठीक है, बट चानूतो वैली जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में है सतलुज वैली के मुकाबले। ठीक है, सो जिस साइड को सतलुज रिवर फ्लो करेगी उससे 90 डिग्री परपेंडिकुलर में आपको चानूतो वैली देखने को मिलेगी। इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास है दानवीन वैली। तो दानवीन वैली भी आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलेगी। और अगर हम एलिवेशन की बात करें तो यहाँ पे माउंटेन एलिवेशन बहुत ज्यादा नहीं है। अब अगर आपको एलिवेशन का पता भी नहीं है, ठीक है, तो अगेन रेफर टू द फर्स्ट लेक्चर। मैंने आपसे कहा था कि 1500 मीटर तक जो एलिवेशन रहेगी उससे अबव आपको धौलाधार रेंज में देखने को मिलेगी। अप टिल 1500 मीटर आपको शिवालिक देखने को मिलेगी। अब बिलासपुर का एलिवेशन देखिए, मिनिमम कितना है 290 मीटर फ्रॉम सी लेवल, और मैक्सिमम कितना है 1980 मीटर। दैट इज जो वहां की सबसे ऊंची पहाड़ी होगी उसका एलिवेशन। ठीक है, तो यू कैन इजिली गेस कि अगर आपको ये पता है कि धौलाधार बिलासपुर से पास नहीं होती, इसका मतलब उनका जो एलिवेशन रहेगा वो 1500 मीटर्स के आसपास रहेगा। इसको करेक्ट कर लीजिएगा, किलोमीटर रॉन्गली यहाँ पे इंस्क्राइब जो है कर दिया गया है, इट इज मीटर्स। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। अब नेक्स्ट हम मूव करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट रिवर्स हमारे पास हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रिवर तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, जो हमारे पास कौन सी है, सीरखड़। और सीरखड़ जो है इसको मैप में लोकेट करिएगा। ऑलरेडी मैंने आपको मैप प्रोवाइड जो है वो कर रखे हैं, सारी की सारी रिवर्स किस तरह से बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक दूसरे के साथ लिंक होती हैं। अगर आपको रिवर्स याद नहीं है तो अब पढ़ने के बाद उनको दोबारा एक बार लोकेट करने की कोशिश करिएगा मैप पे। ठीक है, क्योंकि तब मैंने आपको कहा था कि उन रिवर्स को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आप मेजर ट्रिब्यूटरीज याद रखिए। ट्रिब्यूटरीज से कभी कभार एक आधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अब अगर आपको डिटेल में जाना है तो यू कैन गो इन डिटेल। अगेन रिवर वाला जो हमारे नोट्स है उनको उठाइए। एवरी रिवर इज मार्क्ड इन दैट, सीरखड़, सुक्करखड़, अलीखड़ और गंबरखड़, हर एक रिवर को वहां पे मार्क किया गया है। तो अगर हम सीरखड़ की बात करें तो ये मंडी से राइज करेगी, सुक्करखड़ की बात करें ये हमीरपुर से राइज करेगी, सतलुज तो ऑलरेडी वी नो कितना एचपी में फ्लो करती है, कहां कहां से पास होती है, किस जगह से एचपी में एंटर करती है, किस जगह से एचपी को एग्जिट करती है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है हमारे पास इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमने कैचमेंट एरिया की बात भी करी थी, सबसे लॉन्गेस्ट रिवर की बात भी करी थी। एक बार रिवर का चैप्टर उठा के पढ़िएगा, क्योंकि ये सब डिस्ट्रिक्ट्स में आपको फिर से कंफ्यूजन वरना क्रिएट करेगा। रावी रिवर और ऑल अदर थिंग्स जो हमने पढ़ी थी। उसके बाद बात करेंगे अली स्ट्रीम। तो अली स्ट्रीम जो थी वो देवली में पहला फिश ब्रीडिंग फार्म जो था वो बनाया गया था 1962 और 1963 में। और उस समय पे ये एशिया का, या आज के समय में भी ये एशिया का सबसे बड़ा फार्म जो है हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ठीक है, अब आप एक बार मैप देखिए बिलासपुर का। तो नंबर 1 जो हमारे पास है वो है सीरखड़, नंबर 2 जो हमारे पास है वो है सुक्करखड़, नंबर 3 हमारे पास है सतलुज, नंबर 4 हमारे पास है अली स्ट्रीम। ठीक है, अब इस बात का ध्यान रखिए कि नदन साइड से
हमारे पास शीर और सुकरकट दोनों फ्लो करती हैं, एक मंडी डिस्ट्रिक्ट से और एक हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से। जो हमारे पास 4 है वो है अली स्ट्रीम, वो सदर्न डायरेक्शन से फ्लो हमारे पास करेगी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस तरह से चीजों को याद रखने की कोशिश करिए। छोटे छोटे मैप हर जो डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल रहेगी वहां पे दिए जाएंगे ताकि चीजें और ज्यादा क्लियर हो सकें। उसके बाद हमारे पास स्प्रिंग्स की बात करें तो हमारे पास ऑलरेडी हमने एक स्प्रिंग तो मार्कंडे स्प्रिंग हमने पढ़ा था स्प्रिंग्स वाले चैप्टर में। उसके अलावा हमारे पास 2 स्प्रिंग्स अलग से हैं। एक हमारे पास है लुहुन्स स्प्रिंग जो कि ददराना के पास है, यहां पे ऐड कर लीजिएगा। और दूसरा हमारे पास है बस्सी स्प्रिंग जो कि बस्सी विलेज के पास है। यहाँ पे हमारे पास 2 मेजर चीजें और रहेंगी। आनंद चंद ने किताब लिखी थी बिलासपुर पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर। जैसे ही हम राजाओं के बारे में बात करेंगे तो आनंद चंद के बारे में भी बात करेंगे, तो उनके बारे में हम वहां पे एक्सप्लेन करेंगे कि इनका कंट्रीब्यूशन क्या रहा है एचपी की हिस्ट्री, बिलासपुर की हिस्ट्री के लिए, और क्या कंट्रीब्यूशन जब बिलासपुर को मर्ज किया गया एचपी में उनका कंट्रीब्यूशन रहा। दूसरा एक क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा गया है एचपीपीएससी के द्वारा, नलवाड़ी जो थी वो डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में वहां पे शुरू करी थी। तो जब कांग्रेस की स्थापना हुई उसके 4 साल बाद नलवाड़ी का जो फेस्टिवल था वो बिलासपुर स्टेट में शुरू किया गया। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बिलासपुर के माउंटेन रेंजेस की बात करें तो माउंटेन रेंजेस हमारे पास 5 वहां पे आपको देखने को मिलेंगी। उनमें से पहली जो माउंटेन रेंज है वो है नैना देवी, दूसरी कोटहिल, तीसरी झांझियार, चौथी हमारे पास त्यून, 5वीं हमारे पास भदरपुर और 6th हमारे पास रतनपुर और 7वीं हमारे पास बांदला। तो 7 माउंटेन रेंजेस हमारे पास आपको बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलेंगी। इसीलिए इसे 7 धार कहलूर भी कहा जाता है। कहलूर बिलासपुर का पुराना नाम था और 7 वहां पे माउंटेन रेंजेस थी, इसीलिए 7 धार, मतलब माउंटेन्स को लोकल लैंग्वेज में धार कहा जाता है, इसलिए उनको कहा गया 7 धार कहलूर। ठीक है, अब हर जो माउंटेन रेंज है उसका अपना सिग्निफिकेंस है, तो हिस्ट्री के साथ मैं इसको रिलेट करूंगा सिर्फ आपके रिमेम्बरेंस के लिए ताकि चीजें आपको और ज्यादा क्लियर हो पाए। सबसे पहले जो हमारे पास है वो है नैना देवी हिल्स। यहाँ पे हमारे पास 7 स्मॉल फोर्ट्स इस पे बनाए गए थे। कोट कहलूर और फतेहपुर फोर्ट इस पे बनाया गया था। ऐसा कहा जाता है कि जब सबसे पहले बिलासपुर के राजा हिमाचल प्रदेश में आए और बिलासपुर की जगह पे उन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित करा तो सबसे पहले जो उन्होंने फोर्ट बनाया था वो नैना देवी हिल्स पे बनाया था। कोट हिल पे अगर हम बात करें तो वहां पे हमारे पास बशेह और बछेत्रु 2 तरह के फोर्ट मिलेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद झांझियार जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन हमारे पास है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि पहले तो ये जो माउंटेन रेंज है ये सीर खड्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सेकेंडली यहाँ पे टेम्पल्स हमारे पास देवी बदोली और गुग्गा गेरवी। गुग्गा जो है वो काफी ज्यादा फॉल्क फोर में, बिलासपुर का जो लोकल फॉल्क फोर है वहां पे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो डेडिकेशन है गुग्गा के प्रति। ठीक है, अगर आप एचपी की कल्चर की बात करेंगे तो जो हमारे पास रक्षाबंधन का फेस्टिवल होता है उसके समय पे गुग्गा लेके एक बड़ा सा झंडा होता है जिसे लेके गांव गांव में घुमाया जाता है और उन्हें जब वो आपके गांव पे या आपके आंगन में आएंगे तो उन्हें भेंट के तौर पे कुछ चीजें जो है उन्हें दी जाती हैं। ठीक है, तो गुग्गा घेरवी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है बिलासपुर का। तो वो किस पहाड़ पे है या किस माउंटेन रेंज पे है? झांझियार माउंटेन रेंज पे। अच्छा, ये तो रही 2 इंपॉर्टेंट बातें। अब एक बात का ध्यान और रखिएगा, हमने कांगड़ा की हिस्ट्री में पढ़ा था कि संसार चंद ने जब बिलासपुर के राजा के ऊपर अटैक करा था तो उन्होंने छातीपुर नाम से एक फोर्ट बनाया था और वो फोर्ट जो था उसे भी धार झंझियार पे बनाया गया था। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अब जब हमने सिस्टमेटिकली सारी चीजें पढ़ी हैं तो आई एक्सपेक्ट फ्रॉम यू कि आप कुछ चीजों को याद रखेंगे और कुछ चीजें आपको ऑलरेडी याद होंगी जो हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सब चीजें नोट्स में मेंशन नहीं है ताकि एडिशनल जो हमारे पास बार बार वो आप वही चीजें पढ़ें, बट आपको ये चीजें याद रहनी चाहिए। ठीक है, ताकि आई होप यू अंडरस्टैंड, कंफ्यूजिंग ना हो नोट्स, बहुत ज्यादा सिंपल नोट बने, आपको चीजें याद हो। दोबारा नोट्स में एडिशन करके अननेसेसरी नोट्स को लेंथी बना के कोई फायदा नहीं है अगर आपको चीजें याद नहीं है। तो झांझियार जो है वो 3 काम करेगी बेसिकली, सीर खड्ड, गुग्गा गेरवी। गुग्गा गेरवी का सिग्निफिकेंस मैंने आपको बताया, देवी बदोली उसके साथ याद रख लीजिए। सीर खड्ड को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगी। ठीक है, और उसके बाद झांझियार पे ही संसार चंद ऑफ कांगड़ा ने
फोर्ट बनाया था जिसका नाम था छातीपुर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद हमारे पास त्यून रेंज थी जो त्यून फोर्ट के ऊपर बनी गई है। फिर बहादुरपुर है। बहादुरपुर जो माउंटेन रेंज है वो अली खड्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, तो अब इससे कैसे याद रखेंगे, AB और JS से याद रख लीजिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जसप्रीत बुमराह से याद आप इसे रख सकते हैं, तो झांझियार सीरखड्ड और भदरपुर अलीखड्ड। ठीक है, इस तरह से जसप्रीत बुमराह स्मॉल 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 जो रिलेशन है वो बनाते रहिए। उसके बाद है बहादुरपुर। बहादुरपुर जो थे वो बिजाई चंद ने वहां पे अपना समर एडोब बनाया था और ये अलीखड्ड को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है और उस फोर्ट का नाम था बहादुरपुर फोर्ट और समर एडोब उनका बिजाई चंद द्वारा बहादुरपुर फोर्ट पे बनाया गया था। तो ऐसा कहा जाता है हमारी हिस्ट्री में और कॉमन स्लैंग में कि बहादुरी के बीज जो हैं वो बोने पड़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इसे याद रखिए, बहादुरपुर पे बिजाई चंद ने जो थे बहादुरपुर फोर्ट के बीज बोए। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है रतनपुर। रतनपुर हमारे पास पहाड़ी थी जहां पे जनरल ऑक्टर लोनी ने अमर सिंह थापा को डिफीट करा था और इसका और ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है। अमर सिंह थापा में मैं नहीं जाऊंगा। वी हैव ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट द गुरखाज हिस्ट्री, तो आई होप दैट यू अंडरस्टैंड हु वाज जनरल ऑक्टर लोनी एंड हु वाज अमर सिंह थापा। रिवर्स ऑलरेडी हमने पढ़ रखी हैं, सीरखड्ड ऑलरेडी पढ़ रखी हैं। अगर हम सीरखड्ड की बात करें तो ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की बिलासपुर में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा, बिलासपुर में ये लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है सतलुज की। कौन? सीरखड्ड। उसके बाद टैंक्स की बात करें तो टैंक जो थे वो पुराने जमाने में किस पर्पज से बनाए जाते थे? सिर्फ इसी पर्पज के साथ ताकि वो लोकल जो हमारे पास कैटल हैं और पानी की जरूरतों को सॉल्व कर सके लोकल कम्युनिटी का। तो ये बनाए गए थे 1874 में। ठीक है, अब 1874 को आप कैसे याद रखेंगे? तो इसका तो कोई ट्रिक्स हमारे पास नहीं है, पर इसको याद रखिए कि राजा हीराचंद जो उस समय पे थे उन्होंने ये बनाए थे। हीराचंद ने दो काम करे। हीराचंद ने जगत के लिए स्वारघाट में टैंक बनाया। ठीक है, जगत मतलब जो उनकी प्रजा थी। तो या इस तरह से याद रख सकते हैं कि हीरा के जो स्वर थे वो जगत के लिए काफी ज्यादा मदहोश करने वाले थे। जो भी आपको करेक्ट लगे उन दोनों से याद रखिए। तो जगत खाना टैंक जो था और स्वारघाट टैंक जो था वो किसने बनाया था? राजा हीराचंद ने। और टैंक तोबा संगवाना भी टैंक का नाम था, तो वो किसने बनाया था? राजा विजय चंद ने। ठीक है, कुछ लोग इसे बिजाई चंद के नाम से भी जानते हैं। तो बिजाई चंद और विजय चंद दोनों ही हमारे पास ठीक इस पर्टिकुलर पार्ट में रहेंगे। स्प्रिंग्स ऑलरेडी हमने पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में सबसे पहले तो हमारे पास क्वेश्चन ये है कि कहलूर का नाम हमारे पास कहां पड़ा। अब एक कहानी बिलासपुर के बारे में ऐसी है कि एक गुर्जर थे जो अपनी बकरी लेके एक पत्थर पे या किसी गांव में गए थे, तो वहां पे एक लेपर्ड थे और लेपर्ड ने 3 बार उस पर्टिकुलर बकरी पे हमला करा और हमला करने के साथ ही तीनों बार उस बकरी ने अपने जो उनके हॉर्न्स थे उससे लेपर्ड के अटैक को रोक दिया। अब उस समय पे जिस तरह की रिलीजियस चीजें हो रही थी तो लोग भगवान में बहुत ज्यादा मानते थे, तो किसी ने ये बात जो थी वो राजा को जाके बताई और राजा बीरचंद को उस समय पे ये सारी कहानी बताई गई। तो राजा बीरचंद ने कहा कि यहाँ पे हम कोट कहलूर बनाएंगे और वहीं से ही कोट कहलूर का नाम जो पड़ा। कहलूर जो नाम था वो कहा जाता है कि उस शेफर्ड का नाम था जिससे बिलासपुर का नाम कहलूर पड़ा। ठीक है, अब ये कहानी कितनी सच्ची है इसमें हमें नहीं जाना है, पर यही हमारे पास कहानी जो है वो हमारे पास दी गई है। तो पहला जो फोर्ट बनाया गया वो क्या बनाया गया? कोट कहलूर। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। और किसने बनाया था? बीरचंद। तो हमारे पास फाउंडर कौन है? बीरचंद बिलासपुर के। अब इसी के साथ मैंने आपको, जब हमने स्टेट्स के बारे में पढ़ा था, सनात्स के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको एक और भी बताया था कि बीरचंद और बीरसेन ये दोनों नेबर्स थे और दोनों का नाम ही बीर था, दोनों के फाउंडर ही बीर थे। ठीक है, तो बीरचंद बिलासपुर और कहलूर की रियासत को फाइंड करने वाले थे और बीरसेन जो थे उन्होंने सुकेत की रियासत जो थी उसको फाइंड करा था। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कहलूर का नाम जो था वो एक गुर्जर के नाम पे रखा गया था जिसका नाम कहलू था और वो अपनी बकरी को बेसिकली एक लेपर्ड के अटैक के साथ जो अटैक था वो उन्होंने राजा को डिक्टेट करा और राजा ने मान भी लिया। घटना देखी उस समय की।
चलिए, तो बीरचंद ने स्टेट कब फाइंड करी थी? 900 AD में। अब बीरचंद बिलोंग किसको करते थे? चंदेल राजपूत फैमिली को। तो आज भी अगर चंदेल की बात करेंगे तो आपको काफी ज्यादा चंदेल रियासत के जो लोग हैं वो आपको बिलासपुर में देखने को मिलेंगे। वहां पे चंदेल नाम जो था वो इज्जत से लिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम कांगड़ा की बात करें तो वहां पे कटोच नाम जो है वो राजा की फैमिली को बिलोंग करते थे। उसी तरह से चंदेल जो थे वो बिलासपुर में राजपूत खानदान की जो फैमिलीज थी उनको बिलोंग करते थे, और ये चंदेरी राजपूत थे जो कि बुंदेलखंड से आए थे। ठीक है, बुंदेलखंड कहां पे है? बुंदेलखंड आपका पड़ता है मध्य प्रदेश और यूपी के दोनों जगहों के बीच में। थोड़ा बुंदेलखंड यूपी में पड़ेगा, थोड़ा बुंदेलखंड मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ठीक है, एक बार मैप पे देखिएगा अगर आपको बुंदेलखंड पता नहीं है, सिर्फ क्लैरिटी के लिए, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं है एचपी की हिस्ट्री में। बट काफी डिफिकल्ट रहता है अगर आप सिर्फ चीजों को याद करें, आप पिक्चराइज कर सकें तो चीजें आपको बैटर याद रहती हैं। तो चंदेरी राजपूत वहां पे थे और उन्होंने एक नैना देवी का टेम्पल बनाया। अच्छा, टेम्पल क्यों बनाया? तो आपको मैंने पहले बताया धार नैना देवी पे सबसे पहले टेम्पल बनेगा। अब उस समय पे फिलॉसफी क्या थी? आपके पास कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, आपके पास किसी पर्टिकुलर लोगों की सैंक्शन नहीं है, तो आप क्या करेंगे? आप किसी जगह जाएंगे, आप उनके जो सबसे पावरफुल इंसान है उस पर्टिकुलर जगह के, उनको आप हराएंगे। जरूरी नहीं है कि हर बार उनको हराना पड़े, कई बार लोग ऐसे ही आपके अनुयायी जो थे वो बन जाते थे। पर आपको सैंक्शन के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको सैंक्शन के लिए भगवान की इजाजत लेनी पड़ेगी, क्योंकि रिलीजन ही उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन था। तो सबसे पहले बीरचंद ने क्या करा? उन्होंने नैना देवी का टेम्पल बनाया। कहां पे बनाया? धार नैना देवी पे। उन्होंने पूरी पहाड़ी का नाम क्या रख दिया? धार नैना देवी। ठीक है, तो बीरचंद ने नैना देवी का टेम्पल धार नैना देवी पे बनाया, और उन्होंने फिर लोगों को कहा कि मैं यहां पे नैना देवी की कृपा से आया हूं और मैं आपका आज से राजा हूं या आपको रूल करूंगा। ठीक है, और उसी फिर कोट कहलूर जो हमारे पास है वहां पे उन्होंने दूसरी जो कहलूर का नाम था जहां से शुरू हुआ, वो कोट कहलूर पे उन्होंने दूसरा फोर्ट बनाया। ठीक है, उसके बाद दूसरे जो राजा हमारे पास हैं वो हैं कहलचंद। अब कहलचंद के बारे में ऐसा कहा जाता है कि क्योंकि एक कंफ्यूजन है हिस्ट्री में, तो दोनों ही क्वेश्चन जो है वो ठीक रहेंगे। अब आई थिंक ये स्टोरी इस तरह से चलेगी कि बीरचंद ने कोट कहलूर बनाना शुरू करा था, बट वो फिनिश किसने करवाया? कहलचंद ने। ठीक है, तो शायद ये हिस्ट्री में होगा, बट हिस्ट्री हमारे पास काफी ज्यादा डिस्टॉर्टेड है, तो याद रखिएगा या तो बीरचंद ठीक होगा या कहलचंद ठीक होगा। कोट कहलूर की कंस्ट्रक्शन किसने करवाई? या तो बीरचंद ने या कहलचंद ने, दोनों में से कोई एक भी ऑप्शन में आ जाए तो प्रोबेबली आप बीरचंद की तरफ जाइएगा, दूसरे की तरफ मत जाइएगा, कहलचंद की तरफ। अदरवाइज आई थिंक ये सिर्फ एक इमेजिनेशन है, ये गैस वर्क है कि कंस्ट्रक्शन जो थी वो शायद बीरचंद ने शुरू करी थी और कंस्ट्रक्शन फिनिश किसने करी? कहलचंद ने। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अजीत चंद। ये कहलचंद के बेटे थे, और कहलचंद के बेटे जो थे अजीत चंद, उन्होंने या उनके भाई जो थे अजय चंद, उन्होंने हिंदूर की रियासत को फाउंड करा। अच्छा, अभी हिंदूर की रियासत क्या है? नालागढ़ की रियासत, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो हिंदूर की रियासत कहां पे थी? नालागढ़ में। तो आज का जो नालागढ़ है वो उस समय पे हिंदूर के नाम से फेमस था। तो अजीत चंद के जो भाई थे अजय चंद, मतलब कहलचंद के हमारे पास 4 बेटे थे, उसमें से एक बेटे को उन्होंने बिलासपुर के थ्रोन पे बिठाया। जो दूसरे बेटे उनके अजय चंद थे, उनको उन्होंने हिंदूर की रियासत या उन्होंने हिंदूर की रियासत को एस्टेब्लिश करा। तो यहां से रिलेशन याद रखिए, बिलासपुर और हिंदूर जो थे वो दोनों भाई भाई थे। ठीक है, या कहलूर और हिंदूर, अभी बिलासपुर नाम नहीं पड़ा था, तो कहलूर और हिंदूर जो थे वो दोनों भाई भाई थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। बाद में ये जो पर्टिकुलर रिलेशन है ये आपको गोरखा हिल स्टेट में जब हमने पढ़ी थी तो वहां पे आपको हिस्ट्री समझने में मदद करेगा। ठीक है, तो बिलासपुर और हिंदूर या कहलूर और हिंदूर दोनों भाई भाई थे, और हिंदूर जो था वो किसका पुराना नाम था? नालागढ़ का। ठीक है, तो किसने फाइंड आउट किया था? अजय चंद ने। उसके बाद बात करेंगे राजा मेघचंद की। अच्छा, अब राजा मेघचंद के समय में जो राज्य था उस पे संकट के बादल छा गए। संकट के बादल कैसे छा गए थे? क्योंकि किसी ने उनके ऊपर अटैक जो था वो कर दिया था। ठीक है, तो इस कारण मेघचंद को जो है अपनी रियासत को छोड़ना पड़ा। उन्होंने कुल्लू में असाइलम लिया
और उसके बाद उन्होंने दिल्ली के सुल्तान थे उनसे मदद मांगी। तो वो थे शमशुद्दीन अल्तुतमिश। शमशुद्दीन अल्तुतमिश जो थे वो 1211 से 1236 के बीच में थे। तो वो दिल्ली से राजा मेघचंद की मदद करने के लिए आए और उनकी मदद के साथ मेघचंद ने वापस अपना जो लॉस्ट किंगडम था उसको रिगेन करा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसके बाद फिर से एक बार, अच्छा, मेघचंद के समय में क्या हुआ कि राज्य पे संकट के बादल छा गए। उसके बाद सिकंदर लोधी ने युद्ध का शंखनाद जो था वो बजा दिया। तो अभिशांत चंद शंखनाद और सिकंदर लोधी जो थे उन्होंने युद्ध का शंखनाद जो था वो बजा दिया। इस तरह से अभिशांत चंद को याद रखिए। तो उन्होंने लॉन्ग बैटल जो था वो ततन खान आमिर जो थे उनके अंडर थे और सिकंदर लोधी के समय पे ये थे। तो ततर खान अमीर के साथ इन्होंने काफी ज्यादा लंबा बैटल जो था वो उनके साथ लड़ा। ठीक है, अब ये सब चीजें जब हो रही थी तो उस समय पे संपूर्ण चंद नाम के एक भाई आए। अब ये सब चीजों में परफेक्ट थे। अब जब सब चीजों में परफेक्ट थे तो किसी छोटे भाई को जेलसी तो इनसे होनी थी। तो छोटे भाई को जब जेलसी हुई तो रतन चंद अलग तरह के एक रतन थे जिन्होंने अपने भाई को ही मार दिया जो सब क्रियाओं में संपूर्ण थे। ठीक है, इस तरह से याद रखिए। तो संपूर्ण चंद जो थे उनको रतन चंद जो उनके छोटे भाई थे उन्होंने संपूर्ण चंद को मार दिया। ठीक है, तो स्टोरी कैसी बनेगी कि संपूर्ण चंद जो थे वो हर जो फील्ड में हमारे पास संपूर्ण थे या हर जो परिवेश था उसमें संपूर्ण थे। इसलिए रतन चंद अकेले अपने तरह के रतन थे जिन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया, या इस तरह के रतन थे कि उन्होंने अपने बड़े भाई को मार दिया। ठीक है, तो आई होप ये तीनों राजा आपको याद हैं। ये मिडल के राजा डायरेक्टली पूछे जाते हैं। उसके बाद रतन चंद जो थे उनके काफी ज्यादा बेटर रिलेशन जो थे वो दिल्ली सल्तनत के साथ रहे। उसके बाद जो हमारे पास राजा आए वो आए राजा ज्ञानचंद या अयाम चंद। अब ज्ञानचंद जो थे, अच्छा एक बात का ध्यान रखिए, मेडिवल टाइम में जो मुस्लिम धर्म था वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग धर्म था। ठीक है, तो ब्रदरहुड की कोई बात करता था मेडिवल टाइम्स में तो सिर्फ मुस्लिम जो लोग थे वही करते थे। ऐसा नहीं था कि हिंदू नहीं करते थे, बट मुस्लिम जो लोग थे दे गेव द मैसेज टू द वर्ल्ड ऑफ ब्रदरहुड। तो राजा ज्ञानचंद जो थे उन्होंने मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करा। उनके 3 बेटे थे, 3 बेटों में से 2 ने उनके साथ मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करा, एक राम और एक भीम। ठीक है, तो ये तो याद रखना इजी है। राम और भीम 2 हमारे मेजर एपिक्स थे। तो इसको किस तरह से याद रखें, जो मैं स्टोरी आपको सुनाऊंगा प्लीज इसको ढंग से याद रखिएगा। थोड़ी फनी स्टोरी है बट आपको हेल्प करेगी चीजों को याद रखने में। तो राजा ज्ञानचंद को जब ये ज्ञात हुआ कि मुस्लिम धर्म जो है वो हिंदू धर्म से बेहतर है, तो उन्होंने अपने 2 बेटे राम और भीम के साथ मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करा। पर उनके जो तीसरे बेटे थे उन्होंने अपने पिताजी और 2 भाइयों पे इल्जाम लगाया कि आप जो हैं मुस्लिमों के आगे या मुस्लिम जो राजा थे उनके आगे बिक चुके हैं। ठीक है, और मैं बीकचंद ये धर्म अब नहीं अपनाऊंगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो राजा ज्ञानचंद और अयाम चंद जो थे वो अकबर के कंटेम्परेरी थे। उन्होंने अकबर को खुश करने के लिए अपने 2 बेटों के साथ, राम और भीम के साथ और काफी ज्यादा लोगों के साथ मुस्लिम धर्म अडॉप्ट करा। ऐसा कहा जाता है कि आज भी जो बिलासपुर के मुस्लिम हैं वो अयाम चंद के ही कहीं ना कहीं रिलेशन में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, और बीकचंद जो उनके 3rd सन थे जिन्होंने अपने पिताजी और अपने दोनों भाइयों पे इल्जाम लगाया कि आप बिक चुके हैं, उन्होंने अपने आप को फिर थ्रोन का उत्तराधिकारी जो है वो घोषित करा। उसके बाद त्रिलोकचंद जो थे वो कांगड़ा के राजा थे। उन्होंने अपनी बेटी को बीकचंद के साथ उनकी शादी करवाई और उसके बाद जो बीकचंद थे उनके खुद के बेटे सुल्तान बने। ठीक है, इन दोनों राजाओं को एक लाइन में याद रखिएगा। बीकचंद ने जब इल्जाम लगाया तो उनका खुद का बेटा सुल्तान बना। सुल्तान जो है जनरली मुस्लिम वर्ड है, तो वहां से चीजें आपको इजीली याद रहेंगी। तो सुल्तान चंद जो थे उन्होंने एब्डिकेट, सुल्तान चंद के फेवर में अपना थ्रोन जो था वो एब्डिकेट कर दिया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कल्याण चंद हमारे पास आएंगे 1630 में। अब ये कंटेम्परेरी थे श्याम सेन ऑफ सुकेत के। अच्छा, श्याम सेन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो वहां पे श्यामचंद इंपॉर्टेंट थे। इसलिए इंपॉर्टेंट थे क्योंकि
कल्याण चंद की जो बेटी थी उसकी शादी श्याम सेन के साथ हुई थी। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, पर पहले कल्याण चंद के काम देखते हैं उन्होंने क्या करे। ये श्याम सेन के कंटेम्परेरी थे। श्याम सेन कहां के राजा थे? सुकेत के राजा। अब एक बात को ध्यान रखिएगा, उस समय पे हमारे पास एयरफोर्स नहीं थी, ठीक है। तो लड़ाइयां जो लड़ी जाती थी वो भाले और स्पीयर्स के साथ, स्पीयर्स और तलवारों के साथ लड़ी जाती थी। तो आप किसके साथ लड़ेंगे? जो आपके नेबरहुड में होंगे, औरों के साथ तो आप नहीं लड़ सकते। अब बिलासपुर का राजा केउंतल के राजा के साथ या किन्नौर के राजा के साथ लड़ने तो नहीं जाएगा। सबसे पहले वो किसके साथ लड़ेंगे? जो उनके नेबरहुड में है। तो उनके नेबरहुड में पहले कौन थे? श्याम सेन ऑफ सुकेत। तो उन्होंने सुकेत के साथ लड़ाई करी। उसके बाद उन्होंने हिंदूर का जो बॉर्डर था उनके साथ लड़ाई करी और हिंदूर के राजा को उन्होंने मार दिया। पर उनकी जो बेटी और उनका जो उनकी जो वाइफ और उनका जो बेटा था उनको कल्याण चंद ने अपनी प्रोटेक्शन के अंडर ले लिया। अच्छा, क्यों प्रोटेक्शन के अंडर लिया? क्योंकि हिंदूर और कहलूर दोनों भाई थे, ठीक है। स्टोरी बनाइए दिमाग में, एवरीथिंग विल बी इजी। तो कल्याण चंद ने दो काम करे। उन्होंने उन दोनों राज्यों के साथ लड़ाई करी जो दोनों उनके रिलेशन में थे। जो श्याम सेन थे उनके साथ उन्होंने अपनी बेटी का विवाह करवाया था, और जो हमारे पास हिंदूर के राजा थे वो उनके रिलेशन में भाई के राज्य ने, या उनके जो पूर्वज थे उनके पूर्वजों में भाई में उन्होंने एस्टेब्लिश करा था। तो कल्याण चंद ने अटैक करने के बाद भी कल्याण जो था अपनी जो उनका वंश था उसका करा। और कल्याण कैसे करा? कि जब उन्होंने हिंदूर के राजा को हराया, उनको मार दिया, तो उसके बाद भी उनके बेटे और उनकी बेटी को अपनी प्रोटेक्शन के अंडर लिया कि साम्राज्य आप ही चलाएंगे, बस सिर्फ आप मेरे अंडर काम करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन के तौर पे। एडमिनिस्ट्रेशन आपकी ऑटोनॉमस रहेगी, बस आप ये रिकॉग्नाइज करिए कि आज से आप बिलासपुर के अंडर हैं, ठीक है। और सुकेत के राजा के साथ एक कहानी इनकी बहुत फेमस है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम सेन जो थे उनकी जो रानी थी, जो सुकेती रानी थी, उन्होंने कल्याण चंद को कहा कि आप सुकेत पे अटैक मत करिए, और अगर आप अटैक करेंगे तो आप हार जाएंगे, और अगर आप हारेंगे तो आप श्याम सेन का जो घोड़ा है उसे आप पानी पिलाएंगे। तो उस समय पे ये काफी निरादर के तौर पे देखा जाता था, कि काफी ज्यादा बेइज्जती के तौर पे इसे देखा जाता था। तो कहानी भी वही हुई। कल्याण चंद को सुकेत के राजा ने डिफीट कर दिया। कल्याण चंद काफी ज्यादा वुंडेड थे, तो एक पालकी का प्रबंध किया गया। पालकी के प्रबंध करते करते, क्योंकि उन्होंने सुकेती रानी को प्रॉमिस करा था कि अगर वो हार जाएंगे तो वो श्याम सेन के घोड़े को पानी पिलाएंगे। तो जैसे ही वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए पालकी में बैठ के बिलासपुर की तरफ से सुकेत की तरफ आने लगे, तो जहां पे उनकी डेथ हुई, रास्ते में आते आते वो घोड़े को पानी नहीं पिला पाए, तो जहां पे उनकी डेथ हुई उस जगह को नाम दिया गया कल्याण चंद की द्वारी, ठीक है। तो जहां पे कल्याण चंद की डेथ हुई उस जगह का नाम क्या हुआ? कल्याण चंद की द्वारी। उसके बाद ताराचंद हमारे पास है। तो ताराचंद ने तारागढ़ फोर्ट बनाया, कहां पे? हिंदूर में, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो दीपचंद हमारे पास है। अच्छा, दीपचंद का रिलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि उन्होंने सुहानी से व्यास गुफा में अपना रेजिडेंस जो था वो ट्रांसफर करा। अब व्यास गुफा जो था वहीं से हिंदूर का नाम बदल के क्या बन गया? ब्यासपुर, ठीक है। और ब्यासपुर बाद में क्या बन गया? बिलासपुर, ठीक है, जो आज के समय में बिलासपुर की डिस्ट्रिक्ट का नाम है। तो उन्होंने ब्यासपुर टाइम को फाउंड करा। जो व्यास गुफा में जब उन्होंने अपना रेजिडेंस शिफ्ट करा, उन्होंने धोलरा में एक नया प्लेस बनाया। उन्होंने लोगों के लिए सर्टेन सैल्यूटेशन जो थी वो अनाउंस करी। सैल्यूटेशन जैसे कि राजा को आप जब ग्रीट करेंगे तो आप कहेंगे जय देवा। जब आप मियास को ग्रीट करेंगे, मियास राजपूत कास्ट में ही अपर एक कैटेगरी के लोग थे जिनको कहा जाता था मियाँ। और मियाँ जो टाइटल था वो बेसिकली शाहजहां ने दिया था, फिर इसको औरंगजेब ने यूज किया। तो मुगलों के द्वारा दिया गया ये टाइटल था जो कि राजपूत काफी फक्र से उस समय पे यूज करते थे। तो मियाँ जो था वो मुस्लिमों का दिया हुआ टाइटल था। उसके बाद राम राम जो थे वो राणा की सैल्यूटेशन थी। तो अगर आप राणा को, जो भी राणा कास्ट के लोग हैं उनको आप राम राम करके ही सैल्यूटेशन जो थे वो देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल आज के समय में भी अगर आप कटोच फैमिली की बात करें, चंदेल फैमिली की बात करें या गुलेरिया फैमिली की बात करें, तो दे ऑलवेज
ग्रीट ईच अदर विद जय जया, और अगर आप राणा फैमिली की बात करें तो दे ऑलवेज ग्रीट ईच अदर विद राम राम। ओके, सो दिस इज हाउ दे थिंग्स वर एक्चुअली गोइंग ऑन। तो दीपचंद जो थे उनको पॉइजन किया गया नादौन में, और सिख्स जो थे उन्होंने इनकी कैपिटल को उस समय पे कुछ समय के लिए सबड्यू करा था, ठीक है, जिस समय पे दीपचंद हमारे पास थे। इसके बाद हमारे पास आएंगे भीमचंद। तो इनको जो है नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करते हैं, क्योंकि 35 मिनट्स का ऑलरेडी हो चुका है, अदरवाइज इट विल बी वेरी लेंथी, और ये हमारा रिवीजन लेक्चर नहीं है। तो आई अंडरस्टैंड कि आप इसे ब्रेक लेके अगले लेक्चर में सुनना चाहेंगे, तो यहीं से हम अगले लेक्चर में इसी पर्टिकुलर पार्ट से शुरू करेंगे।